नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 और 2 का, यानी कि सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन चैप्टर का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि भाई एक ही क्लास में दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के क्लास को आप सभी बच्चे लास्ट तक देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, देखते हैं लास्ट में कौन कितना सही कर पाते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, लगाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो पहला नंबर सवाल क्या करा आपके सामने, ये रहा उपस्थित है, लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है, बताओ जी। घनाकार क्रिस्टल में, ओ हो क्या हो गया भाई, यहाँ पूछा गया क्या, देखो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है। अब बताओ जी, घनाकार क्रिस्टल की बात हो रही है, अगर घनाकार क्रिस्टल में पूछे ब्रेवेस जालकों की संख्या 3 होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ ब्रेवेस जालकों की संख्या पूछे तब आप 14 लगा देना, नहीं तो घनाकार क्रिस्टल की बात हो तो 3 लगा के निकल जाना भाई, उतना टाइम नहीं है आपके पास, अभी बहुत तैयारी करना। चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं, बताओ भाई। दोनों चैप्टर का एक ही क्लास में, ठोस अवस्था और विलयन दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक क्लास में दे रहे हैं, तो भाई समझ लो कि आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं, तो समान होते हैं, सेम होते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्या लगा रहे हो आप सब बच्चे। ओके चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर सवाल, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है। एचसीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए पूछा गया है, तो एचसीपी में जो पैकिंग का प्रभाज होता है वो कितना होता है, तो 0.74 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज में अगर पूछे, परसेंटेज दिया रहे तो 74% होता है, इसको भी आप याद रखोगे। ओके चलिए फिर फोर्थ नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, बताओ जी। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज, कितना होता है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से सभी बच्चे आंसर को लगाते चलेंगे, और जो बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ जो है फ्री पढ़ाया जाता है, फ्री पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, तो बस आप हमारे साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी करो। चलिए फिर पांचवा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पूछा गया है, मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। भाई किसी में जो होता है वो भारा कितना होता है, तो 100% होता है। वो खाली जगह पूछा है ना भाई, तो उसमें भारा कितना होता है ये आपको पता होगा तभी ना, तो 68% भरा होता है, तो बचा कितना, 32% बचा खाली, तो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में दिया गया। अगर मतलब पैकिंग का प्रभाज पूछे तो कितना होता है, तो 68% होता है, याद रखोगे आप सभी। ओके चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यानी कि एचसीपी संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये बताओ आप सभी। समन्वय संख्या यानी कि समन्वय संख्या आपसे पूछा गया, तो 6 का करेक्ट आंसर बताओ आप सब, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से आप लोग लगाते चलो आंसर और याद करते चलो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 7 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, 7 का करेक्ट आंसर बताओ, तो यह होता है एफ सेंटर के कारण, एफ केंद्र के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लगा लो। 8 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 8 नंबर सवाल, पोटेशियम का क्रिस्टल कितना होता है, भाई कैसा होता है ये पूछा गया। पोटेशियम जो होता है वो एफसीसी में होता है, यानी कि फलक केंद्रित घनीय जालक में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 8 का ए लगा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। अगर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर पूछे तो भाई 19 होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए फिर 9 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, कौन सा, Na से सोडियम होता है और
HCl से। क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है बताओ 9 का करेक्ट आंसर। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अष्टफलकीय होता है, याद रखिएगा आप सभी, ऑक्टाहेड्रल होता है। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 10 नंबर सवाल। निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? भाई 8 किसकी होती है? तो पोटेशियम। कहाँ गया? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। पोटेशियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लेटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? लेटिस बिंदु कहने का अर्थ है कि परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा गया है। बॉडी सेंटर्ड कहने का अर्थ है कि आपसे पूछा गया है BCC। क्या? BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर परमाणुओं की संख्या पूछे तो 2 लगा देना, और क्या पूछे? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो क्या लगाओगे? तो 8 लगा देना। दोनों को आप याद रखिएगा कौन सा, तो अगर अभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। सिंपल क्यूबिक एक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? सिंपल क्यूबिक मतलब SC का पूछा गया, तो सिंपल क्यूबिक एक सेल में संकुलन क्षमता यानी कि भरा हुआ जो होता है वो कितना होता है? तो वो हमारा हो जाता है 52%। और खाली पूछे तो इसमें 100 में से 52 को माइनस कर देना, जितना बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो खाली स्थान हो जाएगा। ओके, चलिए फिर 13 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? शॉर्टकी दोष भाई, शॉर्टकी मतलब शॉर्ट हो जाना, मतलब गायब हो जाना। तो शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? तो घट जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। ये रहा। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। कैसे दोष होते हैं? फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष जो होते हैं वो भाई क्रिस्टल में डिफेक्ट होते हैं ना। तो कौन सा? 14 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? बी हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है भाई, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए क्लास के बाद इसका PDF मिल जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आंसर लगाते चलो। देखो BCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? BCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी। तो संकुलन क्षमता यानी कि मैंने पहले ही बता चुका, भरा हुआ संकुलन क्षमता होता है और खाली स्थान क्या होता है? तो मैंने बता चुका, खाली स्थान 32% होता है और भरा हुआ 68% होता है। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? अब FCC की बात हो रही है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है ये पूछा गया आप सभी से। तो भरा हुआ पूछा है तो 74 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर 17 नंबर सवाल देखिए। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, यानी कि ब्रेविस लेटिस पूछा गया, वो हमारा हो जाता है 14। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए। FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या तो परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा गया है। 18 का करेक्ट आंसर बताओ जी। तो 18 का डी लगा रहे हो, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर लगाते चलेंगे आप सभी। 19 नंबर सवाल देखिए। CSCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? CSCl पूछा गया है। देखो एक होता है CSCl यानी कि सीजियम क्लोराइड, और दूसरा होता है कौन सा? तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगर CSCl की पूछे तो वो हमारा BCC होता है, और NaCl का पूछे तब क्या लगाओगे? FCC होता है। दोनों को याद रखना क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए फिर 20 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने 20 नंबर सवाल। Na2O में सोडियम की उप संख्या कितनी होती है? भाई घबराना नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया आप सभी से। तो इसका राइट आंसर बताओ 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो Na2O में यानी कि सोडियम ऑक्साइड में जो पूछा गया वो हमारा हो जाता है 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ किसकी? तो सोडियम का पूछा गया। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो हम लोग 8 लगाते, लेकिन नहीं, यहाँ पूछा गया सोडियम का। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर एमोर्फस सॉलिड? तो अक्रिस्टलीय ठोस पूछा है, तो जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखो हीरा तो है भाई, हीरा क्रिस्टलीय ठोस है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस है, और सामान्य लवण भी क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन ये ग्लास जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, जो कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए फिर 22 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? इसका राइट आंसर बताओ आप सभी। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाएगा? 22 का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी। तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा?
क्रोमियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा गया, बहुत ही आसान सा सवाल है। हीरा लग रहा है क्या? हीरा ही क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कांच, रबर, ये सब क्या है? प्लास्टिक, ये सारे क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? इज कौन सा? डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है? निम्नलिखित में कौन जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वर्ड बनाता है? कौन सा होता है भाई? तो वो होता है एचसीपी, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, और सीसीपी होता है। दोनों को याद रखिएगा आप सभी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं? अब बताओ आप सभी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर तो यह हो जाता है फ्रेंकल दोष को हम लोग क्या तो विस्थापन दोष भी कहते हैं। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है भाई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, यानी कि n बराबर जो होता है वो कितना होता है, किसके बराबर होता है? तो वो हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होता है? फ्रेंकल दोष किसमें होता है भाई? इसका कुछ एग्जांपल्स में मैं बता दे रहा हूं, जिसको आप याद रख लेते हो तो यहाँ से 2-3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। देखो क्योंकि ये 2 नंबर के लिए भी आता है कि फ्रेंकल दोष का कुछ उदाहरण लिखिए, और शॉर्टकी दोष का कुछ उदाहरण लिखिए, तो दोनों का मैं बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, अगर AgCl हो, AgBr हो, AgL हो या फिर ZnS हो, तो ये हमारा क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड हो, ये सारे क्या होते हैं हमारे? तो ये हमारे होते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसको याद रखिएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड दिया गया, क्योंकि मैंने बताया AgCl हो, क्या AgCl हो, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड हो, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हो, यानी कि ए या फिर AgL हो या फिर ZnS हो, यानी कि जिंक सल्फाइड हो, ये सारे क्या होते हैं? लिख लो कहीं कॉपी में, ये सारे क्या होते हैं? तो फ्रेंकल डिफेक्ट इसमें पाए जाते हैं। अब मैं बता देता हूँ शॉर्ट की डिफेक्ट का, जैसे हो गया NaCl हो गया, और KCl हो गया, और कौन सा हो गया? तो CsCl हो गया। ये सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। इसको भी आप कहीं कॉपी में लिख लो, यहाँ से 2-3 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। ग्रेफाइट कैसा है भाई? ग्रेफाइट जो क्रिस्टल है वो कैसा क्रिस्टल है? हम लोग तो जानते हैं कि ये ग्रेफाइट जो होता है ये क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोस है, ये तो जानते हैं, लेकिन कैसा ठोस है? आयनिक क्रिस्टल है, नेटवर्क क्रिस्टल है, आणविक क्रिस्टल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये तो समझना पड़ेगा भाई। लगाओ 28 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? तो ग्रेफाइट जो होता है वो होता है नेटवर्क क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ग्रेफाइट इज द एग्जांपल ऑफ नेटवर्क क्रिस्टल। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ जी, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सब बच्चा को पता है कि उसे हम लोग डोपिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर 30 नंबर सवाल देखिए, कोरंडम किस प्रकार का क्रिस्टल है? कोरंडम जो होता है वो किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि 30 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? कोवेलेंट क्रिस्टल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सह संयोजक क्रिस्टल। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, आणविक क्रिस्टल में कौन सा बल लगता है? आणविक क्रिस्टल में कौन सा बल लगता है ये बताओ आप सभी। तो आणविक क्रिस्टल में लगता है वांडरवाल्स बल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखोगे आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 32 नंबर सवाल। आयनिक क्रिस्टल किसमें विलय होता है? आयनिक क्रिस्टल जो होता है वो जल में विलय होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा लो। फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि 2 चैप्टर का करना है भाई एक ही क्लास में, तो टाइम भी बहुत कम है। चलिए फिर 33 नंबर सवाल देखिए, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स का एक बार रिवीजन हम लोग जरूर करेंगे। देखो, किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है भाई? अगर घटने वाला बात आए तो मतलब शॉर्ट की मतलब समझ लो वो शॉर्ट हो गया, मतलब घट गया, ये तो हो गया शॉर्ट की डिफेक्ट। लेकिन अपरिवर्तित यानी कि उसी में फंसा हुआ रहता है, उसे हम लोग फ्रेंकल फ से फंसा हुआ, और फ से फ्रेंकल डिफेक्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर 34 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय कहने का अर्थ होता है डाईमैग्नेटिक पूछा गया है। प्रतिचुंबकीय कौन सा है? जल भी है, यानी कि यहाँ H2O भी है, और NaCl भी है, और कौन सा C6H6 भी है। क्या है? तो प्रतिचुंबकीय है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। निम्न में कौन समदैशिक है? देखो जी, यहाँ बहुत बच्चा कंफ्यूजन में रहता है भाई, समदैशिक असमदैशिक ये क्या होता है? समदैशिक रहे तो समझ लो अक्रिस्टलीय ठोस पूछा गया, समदैशिक
अक्रिस्टल और असमदैशिक क्रिस्टल के बारे में पूछा गया। यहाँ पूछा क्या गया है, समदैशिक कौन सा है तो अक्रिस्टल कौन सा है, सोच लो, 5 ग्लास हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और ये सारे क्या है, असमदैशिक है, याद रखना आप सभी। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, हीरा में किस प्रकार का बंधन होता है, हीरा में जो होता है वो किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, तो हीरा में जो होता है वो हमारा हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल ये रहा, 8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होती है किसमें, 8 अनुपात वाला अगर बात हो तो आप समझ लेना सीजियम क्लोराइड पूछा गया, अगर 6 हो, 6 वाला आए तो समझ लेना NaCl वाला है, याद रखना आप सभी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल है, आयन किस पे है, यानी कि एक हो प्लस और दूसरा कौन सा माइनस, Na2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने C6H6 यानी कि बेंजीन जो होता है वो कैसा पदार्थ होता है, बेंजीन जो है हमारा, ये पहले ऊपर भी मैं बता चुका, वो कौन सा होगा बताओ आप सभी, तो प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक होता है। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह क्या होगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो तो वो क्या होता है, तो वो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, याद रखना आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 41 नंबर सवाल, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, O2 जो है वो किस प्रकार का पदार्थ होता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया है। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप सब, तो अनुचुंबकीय हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, अधिक होने वाला ऑर्थोगोनल होता है भाई, याद रखना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, पी टाइप अर्धचालक में पी टाइप होता है और एक होता है एन टाइप, तो होता तो दोनों है, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होता है, लेकिन बहुसंख्यक आवेश सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा होता है, पी टाइप के लिए छिद्र होता है, और एन टाइप अगर रहे तो आप लगा देना इलेक्ट्रॉन होता है। इसको याद रखिएगा, एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के लिए छिद्र यानी कि होल, जिसको हम लोग वीवर भी बोलते हैं भाई, एक याद रखना, इसको हम लोग क्या, तो वीवर भी बोलते हैं, याद रखना आप सभी। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, कैसी होती है, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तो वो हमारा होता है कौन सा, NaCl पूछा गया, ये मैं बता चुका है कौन सा होता है, तो FCC होता है, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए घबराना नहीं, अगर पूछे CHCl तो BCC होता है। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विषम दैशिकता को दर्शाएगा, विषम दैशिकता को कौन सा पदार्थ दर्शाएगा, 45 का करेक्ट आंसर बताओ आप सब, तो विषम दैशिकता को दर्शाने वाला हमारा हो जाता है विषम दैशिक क्रिस्टल होता है, और समदैशिक जो होता है वो अक्रिस्टल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BaCl2 जो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। चलिए फिर अब हमारा स्टार्ट होता है दूसरा चैप्टर, जिसका की नाम है सॉल्यूशन, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो सॉरी, हिंदी में विलियन बोलते हैं और अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, कौन सा, अब स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हो तो जरूर से करना, जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी ये दायित्व बनता है छोटा सा, ओके जी। चलिए फिर दूसरा चैप्टर को देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन दूसरा, पहला नंबर भी सवाल आपके सामने ये रहा, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, अब बताओ जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल पूछा गया आप सभी से, तो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का वनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक वनमन, तो अनुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं, आपको भी पता होगा, क्वथनांक का उन्नयन सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता, आप बताओ जी, व्हाट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बताओ कौन सा है जो ताप का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो मोलालिटी होता है, मोललता होता है। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, घोलक के 1 केजी में उपस्थित, घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, बताओ, अगर केजी वाला बात आए तो मोललता नहीं लगा दोगे क्या, अगर लीटर वाला बात आए तो मोलरता लगा देना, मोलरता, मोलरता वाला बात आए तो आप लीटर वाला मोलरता होता है और केजी वाला क्या होता है, मोललता होता है, मैंने
मैंने पहले भी बता चुका है आपको। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। भाई दूसरा चैप्टर है, फटाफट से आंसर लगाते चलो। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में कौन सा निकल पाते हैं, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फोर्थ का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी। तो मैं बता दूं वो विलायक के कण होते हैं जो निकल पाते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्या पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है? क्योंकि वहां का वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, भाई दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, फटाफट से ध्यान से देखना आप लोग। देखो इसका करेक्ट आंसर बताओ आप सभी। निम्न में विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण कौन है? अभी तो मैंने बताया विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म परासरण दाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 7 नंबर सवाल। बताओ निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक का अवनमन किसके लिए अधिकतम होता है? 7 का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी, बताएंगे फटाफट से आप सब। तो 7 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है K2SO4, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर 8 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, मानव रक्त का पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया, क्या होता है, कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दो द्रवों का एक मिश्रण, दो द्रव है जिसको एक मिश्रण मतलब मिश्रित मिला दिया गया है, संगठन पर उबलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 9 का करेक्ट आंसर बताओ आप सब। तो उसे हम लोग बोलते हैं एज़ोट्रॉप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिश्रण भी लगा हो सकता है। चलिए फिर 10 नंबर सवाल देखिए, समुद्र का परासरणी दाब कितना होता है? समुद्री जल का परासरिक दाब कितना होता है बताओ आप सभी। तो 30 एटमॉस्फेयर होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अब पूछा गया है कौन सा है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल नहीं है। तो ये प्रकाशीय क्रियाशीलता यानी कि ऑप्टिकल एक्टिवेशन जो होता है, ये प्रकाशीय क्रियाशीलता ये नहीं होता है अनुसंख्यक गुणधर्म का एग्जांपल, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है? राउल्ट का नियम पूछा गया कौन सा होता है? तो आपको भी पता होगा, P बराबर जो होता है वो होता है P नोट X होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? अगर आए P बराबर जो अगर KH वाला आए तो समझ लेना ये हेनरी का नियम है, लेकिन P नोट X जो होता है वो राउल्ट का नियम होता है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया करेक्ट आंसर है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के लिए क्या आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? भाई एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होता है, यानी कि लेमडा डेल्टा एच मिक्स बराबर भी 0 होता है, डेल्टा एच मिक्स बराबर भी 0 होता है, और डेल्टा भी मिक्स बराबर भी क्या होता है? भी मिक्स बराबर भी क्या होता है? तो 0 होता है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा क्या 14 का, ये लगा लो। ओके चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने, आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके समान होते हैं। क्या समान होते हैं भाई? तो परिसारक समान होते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। 16 नंबर सवाल देखो, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है बताओ आप सब। और 16 का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? तो यह हो जाता है 22% HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, परासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है? तो परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम क्या होता है? तापक्रम भी बढ़ेगा तो परासरणी दाब भी बढ़ेगा। अगर तापक्रम घटेगा तो ऑब्वियसली बात है कि तापक्रम परासरणी दाब भी घटेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके अगर घटने वाला बात है तो ये परासरणी दाब भी घटेगा तभी होगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो उसे हम लोग इसका कारण क्या देंगे बताओ? तो ये होता है हिमांक के अवनमन के कारण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के कारण होता है। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा बताओ? इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर बताओ। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 0.5 लगा लो फिलहाल। वैसे न्यूमेरिकल का क्लास बहुत ही जल्द आने वाला है, उसको देख लीजिएगा, ये भी कवर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, CaNO3 का होल ट्वाइस जो है वांट हॉफ का गुणांक पूछा गया, इसका क्या होगा बताओ आप सभी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा 20 का?
कैल्शियम नाइट्रेट का पूछा गया भाई, यह होता है हमारा 3 होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल देखिए, विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल कितना होता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर बताओ। विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल कितना होता है? तो वो हमारा होता है कौन सा? 21 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? 1 होता है भाई, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। किसी पदार्थ की विलेयता किन बातों पर निर्भर करती है? किसी पदार्थ की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी पदार्थ की विलेयता जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो हमारा जो करती है विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, ताप और दाब पर, और इनमें से सभी पर। ऑप्शन डी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। ये भाई 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर में ऐसे पूछा जाता है कि किसी पदार्थ की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो बोलेगा किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, तो 2 कारण विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, और मैंने नीचे 2 और भी दे दिया है, ताप और दाब पर। इसको भाई अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये 2 नंबर में भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, क्या करा? गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाकर ले जाते हैं? गोताखोर ऑक्सीजन है, उसके साथ कौन सा गैस मिलाकर ले जाते हैं? 23 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हीलियम मिला के ले जाते हैं, जिसका कि संकेत He होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि हीलियम का संकेत यानी कि सूत्र क्या होता है? तो He होता है। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। जो रोवल के नियम का पालन करता है, रोवल का नियम का पालन कर रहा है, तो उसे हम लोग आदर्श विलियन कहते हैं, नहीं कर रहा है तो अनादर्श विलियन कहते हैं। बस याद रखिएगा आप सभी। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, समुद्र जल को किस विधि द्वारा लवणहीन किया जाता है? समुद्र जल को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा लवणहीन करते हैं, यानी कि उल्टा परासरण के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। वह नियम जो किसी गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य संबंध को दर्शाता है, क्या? वह नियम जो किसी गैस की विलेयता एवं ताप के मध्य को संबंध दर्शाता है, वो क्या होता है? वो किसका नियम है, ये पूछा गया है। तो बताओ जी, ये 2 नंबर में भी आ सकता है कि नहीं? फटाफट से बताओ 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हेनरी का नियम है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मैंने बताया है कि P बराबर, अगर P बराबर KHX आए तो समझ लेना ये हेनरी का नियम है, यही तो यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। किसी विलयन घटक का आंशिक दाब इसके मूल अंश का क्या होता है? तो समानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो 27 का राउल्ट का नियम हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया कि P बराबर होता है, P बराबर P नोट X होता है। इसको भी आप लिख देना नीचे में, इसको लिख के इसको नीचे में लिख दोगे तो 2 नंबर आपका कोई काट नहीं सकता है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? शुद्ध जल की मोलरता यानी कि मोलरिटी पूछा गया है, तो यह होता है 55.6। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, मोलरता प्रदर्शित होती है किससे? भाई मोलरता यानी कि मोल प्रति क्या? तो लीटर। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल ये रहा, एंड इस चैप्टर से लास्ट सवाल है। आदर्श विलयन के कौन सा सही? भाई आदर्श विलयन यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि लेमडा एच मिक्स बराबर भी 0 होता है और लेमडा भी मिक्स बराबर भी 0 होता है। तो ऑप्शन ए हमको सही लग रहा है। क्या सही लग रहा है क्या भाई? ऑप्शन ए लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लेमडा भी मिक्स बराबर भी दिया रहे, भी मिक्स बराबर भी दिया रहे, तो 0 ही होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, तो चलिए हमने दोनों चैप्टर से सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कर चुका है। अब हम लाएंगे तीसरा और चौथा चैप्टर को। इसी प्रकार हम लोग ऐसे करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। सारे चैप्टर का ऐसे ही करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, एंड सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलते हैं।